हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर 6th सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आ जाता है एमजीपीआर यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट का। तो इससे पहले भी मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ, यदि आप लोगों को नहीं मिली है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग जा कर के वो वीडियो देख सकते हैं। और अभी तक आप लोग अगर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि अब जो जितनी भी आपकी आंसर की आएंगी वो आप लोगों को ज्वाइन होने पर ही प्राप्त होंगी। और उसके लिए वीडियो भी नहीं देखने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको एक फ़ोटो के माध्यम से आप लोगों को वो सब मिल जाएगा। ठीक है, आप सिर्फ अपना जो भी OMR की कॉपी जो मिली है आपको, ठीक है, तो उससे और जो हम आंसर की आपको देंगे उसका आप मिलान करके आराम से ऐसे ही चेक कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा भाग। तो भाग है 13। इसमें पूछा गया है मृदा गुणवत्ता, स्वास्थ्य और अपशिष्ट भूमि, सोइल क्वालिटी एंड वाटर लैंड वेस्ट लैंड है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की टैगलाइन क्या है। तो इसकी टैगलाइन क्या है, राइट आंसर है दोस्तों ये वाला, स्वस्थ धरा खेत हरा। स्वस्थ धरा खेत हरा, ठीक है, स्वस्थ धरा खेत हरा, अच्छी भूमि और खेत हरा। ठीक है, तो फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, नागपुर में स्थित है। ठीक है, फिर आता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि मृदा स्वास्थ्य शब्द मुख्य रूप से मिट्टी के किस गुण को दर्शाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों सी वाला, एक जीवित परिस्थितिकी तंत्र के रूप में मिट्टी की गतिशील क्षमता को दर्शाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि भारत में किस प्रकार की अपशिष्ट भूमि का सुधार सबसे कठिन माना जाता है। भूमि का सुधार सबसे कठिन माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, खड़ी चट्टानी या ढलानी भूमि। खड़ी चट्टानी या ढलानी भूमि। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि मृदा गुणवत्ता सूचकांक विकसित करने के लिए किस सांख्यिकीय विधि का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो किस विधि का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी वाला, ठीक है, प्रधान घटक विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला भाग हमारा। इसमें पूछा गया है कि लवणीय और क्षारीय मृदा। तो इसमें आ जाता है पहला क्वेश्चन कि यदि किसी मिट्टी का pH मान जो है 8 है और EC जो है 6.5 है, ठीक है, DS पर मीटर है और ESP 10% है, तो वह मिट्टी होगी। तो वह मिट्टी कैसी होगी, लवणीय होगी। ठीक है, ए वाला राइट हो जाएगा, सैलिन होगी। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि लवणीय मिट्टी को सुधारने के लिए खेतों में पानी भरकर लवणों को नीचे भेजने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, निच्छालन कहा जाता है या लीचिंग कहा जाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे। इसमें पूछा गया है कि जिप्सम में सल्फर का प्रतिशत कितना होता है। जिप्सम में सल्फर का प्रतिशत कितना होता है। तो 18.6% होता है जिप्सम में सल्फर का प्रतिशत। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि सोडिक या क्षारीय मिट्टी में सुधार के दौरान जिप्सम मिट्टी के सोडियम को किसमें बदल देता है जिसे बाद में धोकर निकाला जा सकता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी वाला, सोडियम सल्फेट में बदल दिया जाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि लवणीय मिट्टी की तुलना में क्षारीय मिट्टी की हाइड्रोलिक चालकता कैसी होती है। तो हाइड्रोलिक चालकता जो है कैसी होती है, तो ये बहुत कम होती है। ठीक है, पुअर ड्रेनेज होती है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि क्षारीय मिट्टी को सुधारने के लिए किस व्यावसायिक उत्पाद का उपयोग किया जाता है जिसे पाइराइट कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, पाइराइट कहते हैं, आयरन पाइराइट कहा जाता है। तो आज के वीडियो में जो है दोस्तों वो 250 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन हम आप लोगों को पहले दे चुके थे। तो ये कुल मिलाकर के आपके जो है 350 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, कुल मिला के सब आपको 350 क्वेश्चन ही पढ़ने हैं, इतने से आप लोगों के क्वेश्चन जो है फंस जाएंगे। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि लवणीय
लवणीय और क्षारीय मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु में होता है? तो ये किस प्रकार की जलवायु में होता है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु में होता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, अगला भाग हमारे इसमें पूछा गया है कि अम्लीय और अम्लीय सल्फेट मृदा, ठीक है। तो इसमें आता है पहला क्वेश्चन कि मिट्टी में अम्लीयता का मुख्य कारण किन आयनों की सांद्रता बढ़ाना है? तो किन आयनों की सांद्रता को बढ़ाना है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा H+ और Al3+। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि सक्रिय अम्लता मिट्टी के किस भाग में उपस्थित H+ आयनों के कारण होती है? तो किसके कारण होती है? मृदा घोल में मुक्त आयन के कारण होती है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि अम्लीय मिट्टी में चूना मिलाने पर कैल्शियम आयन मिट्टी की सतह से किस तत्व को विस्थापित करते हैं? तो किस तत्व को जो है विस्थापित करते हैं? अल्युमिनियम और हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि अम्लीय सल्फेट मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से किस खनिज की उपस्थिति और ऑक्सीकरण से होता है? किससे होता है? पाइराइट से होता है, ठीक है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि मिट्टी में से कौन सी फसल अत्यधिक अम्लीय मिट्टी को अच्छी तरह सहन कर सकती है? तो किसको कर सकती है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, चाय और धान को कर सकती है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि चूने की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए किस बफर विधि का सबसे आम उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? वुडरफ बफर विधि या SMP विधि का उपयोग किया जाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है अपर्दित, संकुचित और जलभराव वाली मृदा। तो इसमें आ जाता है पहला क्वेश्चन कि वायु अपरदन की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बहुत महीन मिट्टी के कण हवा में लटक कर मीलों दूर चले जाते हैं? तो क्या कहलाता है? वो निलंबन कहलाता है, ठीक है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि भारी ट्रैक्टरों और कृषि यंत्रों के बार बार चलने से मिट्टी की निचली परत में क्या समस्या पैदा होती है? तो निचली परत में क्या समस्या पैदा होती है? हार्ड पैन का निर्माण और संकुचन हो जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जलभराव वाली मिट्टी में आयरन की विषाक्तता को कम करने के लिए किस तत्व का पर्याप्त स्तर बनाए रखना आवश्यक है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, ठीक है, पोटेशियम और जिंक। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि शुष्क क्षेत्रों में वायु अपरदन को रोकने के लिए हवा की दिशा के लंबवत लगाई जाने वाली वृक्षों की कतार को क्या कहा जाता है? तो इस वृक्षों की कतार को क्या कहा जाता है? शेल्टर बेल्ट या बात रोधी पट्टी भी कहा जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि जलभराव की स्थिति में मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन बहुत धीमा क्यों हो जाता है? तो बहुत धीमा क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें अवायवीय परिस्थितियों के कारण होता है, अवायवीय परिस्थितियों के कारण होता है। फिर आ जाता है साथियों अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रदूषित मृदा और जैव उपचार। तो इसमें आ जाता है पहला क्वेश्चन हमारा कि मृदा प्रदूषण में PPP का क्या अर्थ है जो कृषि रसायनों से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, प्लांट प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स, पादप संरक्षण उत्पाद या कीटनाशक आदि। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि जैव उपचार की वह तकनीक जिसमें प्रदूषित स्थान से मिट्टी को हटाए बिना उसी स्थान पर उपचारित किया जा सकता है, क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? इन सिटू बायोरेमेडिएशन कहलाता है, बायोरेमेडिएशन कहलाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि मिट्टी में से क्रोमियम और लेड जैसी भारी धातुओं के संदूषण को दूर करने के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव प्रभावी पाया जाता है? तो कौन सा सूक्ष्म जीव जो है प्रभावी पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, ठीक है, प्रजाति या पेसिडोमोनास कहलाता है, पेसिडोमोनास कहलाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भारी धातुओं को पौधों की जड़ों
द्वारा अवशोषित कर उनके ऊपरी तनों और पत्तियों में जमा करने से संबंधित हैं। तो कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, फाइटो एक्सट्रैक्शन हो जाएगा। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है, अगला भाग आता है, इसमें पूछा गया है कि सिंचाई जल की गुणवत्ता और मानक। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि अमेरिकी लवणता प्रयोगशाला के अनुसार अत्यधिक उच्च लवणीय सिंचाई जल C4 की विद्युत चालकता EC कितनी होती है? तो कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा डी वाला, ग्रेटर देन 2250 माइक्रो म्होस प्रति सेंटीमीटर। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि सिंचाई जल में सोडियम सोखना अनुपात SAR का मान कितने से अधिक होने पर वह फसलों के लिए हानिकारक माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों डी वाला, उपयुक्त बी और सी दोनों स्थिति नुकसानदेह हैं। ठीक है, तो बी और सी दोनों नुकसानदेह हैं। ठीक है, ग्रेटर देन 18 उच्च सोडियम खतरा S3 वर्ग, और सी वाला ग्रेटर देन 26 अत्यधिक उच्च S4 वर्ग। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि कृषि में खारे या लवणीय पानी का सुरक्षित उपयोग करने के लिए इसे किस पानी के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए वाला, नहर का अच्छा पानी। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि सिंचाई जल की गुणवत्ता निर्धारित करने वाला सूचकांक SSP का पूर्ण रूप क्या है? तो SSP का पूर्ण रूप क्या है? सोलुबल सोडियम परसेंटेज, घुलनशील सोडियम प्रतिशत। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि सुदूर संवेदन और GIS। तो इसमें आता है पहला क्वेश्चन हमारा कि सुदूर संवेदन में प्रयुक्त NDVI सूचकांक का पूर्ण रूप क्या है, जो वनस्पति स्वास्थ्य और बंजर भूमि की पहचान में मदद करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों ए वाला, नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेगेटेशन इंडेक्स। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि GIS में डेटा को मुख्य रूप से किन दो स्वरूपों में सहेजा और प्रबंधित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों बी वाला, रास्टर और वेक्टर। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि मिट्टी में नमी और जलभराव का पता लगाने के लिए किस प्रकार के रिमोट सेंसर सबसे प्रभावी होते हैं, क्योंकि ये बादलों को भी पार कर सकते हैं? तो कौन सा है? माइक्रोवेव या रडार सेंसर। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि सुदूर संवेदन तकनीक द्वारा मिट्टी के खारेपन के कारण सतह पर जमे सफ़ेद लवणों की पहचान स्पेक्ट्रम के लिए किस क्षेत्र में उच्च परावर्तन के कारण होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए वाला, दृश्यमान क्षेत्र में। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, अगला भाग आ जाता है, इसमें पूछा गया है कि बहुउद्देशीय वृक्ष प्रजातियों और जैव उपचार। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है साथियों कि बहुउद्देशीय वृक्ष प्रजातियों की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों ए वाला, कि बी वाला, कि ये एक ही समय में चारा ईंधन, लकड़ी और मिट्टी सुधार जैसे कई लाभदायक लाभ प्रदान करती है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली कौन सी वृक्ष प्रजाति अम्लीय और कम उपजाऊ मिट्टी के सुधारने के लिए जानी जाती है? तो कौन सी है वो? शुभ बूल है, ल्यूशेनिया ल्यूकोसेफेला है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि लवणी और जलभराव से प्रभावित तटीय क्षेत्रों में जैविक जल निकासी के लिए किस वृक्ष का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, ए और बी दोनों, सफ़ेदा और प्रजाति। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि भूमि क्षमता और उपयुक्तता वर्गीकरण से संबंधित क्वेश्चन। तो इसमें आ जाता है पहला क्वेश्चन कि भूमि क्षमता वर्गीकरण के LCC के अंतर्गत वर्ग 2 की भूमि की मुख्य सीमा क्या हो सकती है? तो इसकी मुख्य सीमा क्या हो सकती है? हल्का ढलान या हल्की मिट्टी का कटाव, जिसे सामान्य शस्य क्रियाओं से सुधारा जा सकता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि भूमि क्षमता वर्ग
5 की भूमि मुख्य रूप से किसके लिए उपयुक्त होती है? तो किसके लिए उपयुक्त होती है? चारागाह, वानिकी या वन्य जीव संरक्षण के लिए, क्योंकि इसमें पथरीलापन या जलभराव जैसी स्थानीय सीमाएं होती हैं। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि FAO भूमि उपयुक्तता वर्गीकरण के तहत प्रत्येक यन का क्या अर्थ है? प्रत्येक यन का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, नॉट सुइटेबल, उपयुक्त नहीं, अनुपयुक्त। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि भूमि क्षमता वर्गीकरण यल डुअलसी के नक्शे पर वर्ग 4 को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो किस रंग से दर्शाया जाता है? गुलाबी या कत्थई रंग से दर्शाया जाता है। फिर आ जाता है अगला भाग, इसमें पूछा गया है कि भिन्न कृषि पारिस्थितिकी प्रणालियों के तहत समस्याग्रस्त मृदा। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के सिंधु गंगा के मैदानी भाग कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में अत्यधिक नहर सिंचाई के कारण कौन सी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, जलभराव और लवणीय और रेह या ऊसर। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि काली मिट्टी के कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में मानसून के दौरान कौन सी भौतिक समस्या सबसे बड़ी होती है? तो कौन सी भौतिक समस्या सबसे बड़ी होती है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला की खराब या जल निकासी और अत्यधिक चिपचिपापन। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि भारत के उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में झूम खेती के कारण मिट्टी की कौन सी भूमि समस्या उत्पन्न होती है? तो कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, तीव्र मृदा क्षरण और पोषक तत्वों का ह्रास। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है, अगला भाग आ जाता है, इसमें पूछा गया है कि विशिष्ट एवं व्यवहारिक प्रश्न। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि क्षारीय मिट्टी में जिप्सम डालने के बाद खेत में पानी क्यों भरा जाता है? तो खेत में पानी क्यों भरा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, कि विनिमय प्रक्रम के बाद बने हानिकारक सोडियम सल्फेट लवणों को जड़ क्षेत्र से नीचे निच्छालित करने के लिए। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक सुधारक सीधे तौर पर मिट्टी का पीएच मान नहीं बदलता है, बल्कि क्षारीय मिट्टी में सोडियम को हटा सकता है या हटाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों जिप्सम। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि लवणीय मिट्टी की भौतिक संरचना कैसी होती है? तो भौतिक संरचना इसकी कैसी होती है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, अच्छी और परागम्य होती है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि मिट्टी के कणाकार वर्ग में क्ले कणों का आकार कितना होता है जो मिट्टी के संकुचन और जलभराव को प्रभावित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका, वो हो जाएगा स्मॉल देन 0.002 मिलीमीटर। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि जल भराव वाली मिट्टी में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण सूक्ष्म जीव ऊर्जा प्राप्त करने के लिए नाइट्रेट का उपयोग करते हैं, जिससे कौन सी हानिकारक गैस निकलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, नाइट्रोजन गैस और नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि लवणीय मिट्टी में बीज अंकुरण कम होने का मुख्य कारण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, उच्च लवण सांद्रता के कारण बीज पानी नहीं सोख पाते हैं, उच्च परासरण दबाव। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि अम्लीय मिट्टी में किस फास्फोरस यौगिक का निर्माण होता है जो पौधों के लिए अनुपलब्ध हो जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसका बी वाला, एल्यूमिनियम और आयरन फास्फेट। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि मिट्टी में भारी धातुओं के संदूषण को रोकने के लिए किस खाद का उपयोग स्थिरीकरण में मदद करता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट जो भारी धातुओं को बांध लेती हैं। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी शस्य क्रिया शुष्क क्षेत्रों में मृदा नमी संरक्षण और वायु अपर्दन को रोकने में सबसे प्रभावी है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, मल्चिंग, पुआल या प्लास्टिक से मिट्टी ढकना। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि भारत सरकार के अनुसार वह भूमि जो वर्तमान में कृषि के लिए उपयोग नहीं हो रही है या अपनी क्षमता से बहुत कम उत्पादन दे रही है, क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी वाला, अपशिष्ट भूमि या बंजर भूमि होती है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि सिंचाई
सिंचाई जल के मापदंडों में SAR की गणना करते समय आयनों की सांद्रता को किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? तो आयनों की सांद्रता को किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों सी वाला, मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि रिमोट सेंसिंग में सक्रिय सेंसर का उदाहरण कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? रडार होता है। ठीक है, ये वाला राइट हो जाएगा, जो अपना स्वयं का प्रकाश तरंगे उत्सर्जित करता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि एकेशिया नीलोक्टिका देसी बबूल किस प्रकार की मिट्टी की समस्याओं को सहन करने में अत्यधिक सक्षम है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी वाला, माध्यम लवणीय और क्षारीय मिट्टी। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि भूमि क्षमता वर्गीकरण के तहत वर्ग 7 की भूमि का सबसे अच्छा उपयोग क्या है? तो सबसे अच्छा उपयोग क्या है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, केवल नियंत्रित वानिकी चारागाह और कड़े संरक्षण के तहत वन्य जीव। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि लवणीय मिट्टी की विद्युत चालकता मापने के लिए मिट्टी और पानी का सामान्य अनुपात क्या लिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, 1:1 या 1:2 या संतृप्त अर्क। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि चूने का कौन सा रूप बुझा हुआ चूना कहलाता है, जिसका उपयोग अम्लीय मिट्टी के सुधार में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि लवणीय और क्षारीय मृदाओं की स्थानीय भाषा में उत्तर प्रदेश और पंजाब में क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों, वो हो जाएगा ये वाला, रेह ऊसर या कलर कहा जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जल भराव वाली मिट्टी में किस मुख्य पोषक तत्व का विनाइट्रीकरण द्वारा अत्यधिक ह्रास होता है? तो किसका होता है? नाइट्रोजन का होता है, ईएन का होता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि बायोरेमेडिएशन प्रक्रिया में किस प्रदूषक को पूरी तरह से कार्बनिक डाइऑक्साइड और पानी में बदल दिया जाता है? तो इसे क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहा जाता है? खनिजीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खनिजीकरण कहा जाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि फसलों के लिए सिंचाई जल में क्लोराइड आयन की सुरक्षित सीमा आमतौर पर कितने से कम होनी चाहिए? तो कितने से कम होनी चाहिए? <4 मेक प्रति लीटर। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि भौगोलिक सूचना प्रणाली का GIS का उपयोग समस्याग्रस्त मृदा प्रबंधन में किस कार्य के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, इसमें आ जाएगा A, B, C तीनों जो है राइट हो जाएगा। तो ए में आ जाता है मृदा लवणता के प्रसार का समयबद्ध विश्लेषण। बी वाला हो जाता है सुधार योजनाओं का स्थानिक मॉडल तैयार करना। सी वाला हो जाता है विभिन्न डेटा परतों को आपस में जोड़ना। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रोसोपाइस जूली फ्लोरा विलायती बबूल क्षारीय मिट्टी के pH को कैसे कम करता है? तो कैसे कम करता है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला दोस्तों, कि अपनी जड़ों से कार्बनिक अम्ल छोड़कर और मिट्टी की संरचना सुधार कर। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि भूमि उपयुक्तता वर्गीकरण मुख्य रूप से किसके द्वारा विकसित दिशा निर्देशों पर आधारित होता है? तो किस पर आधारित होता है? FAO खाद्य एवं कृषि संगठन पर आधारित होता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि तटीय लवणीय मृदा में किस प्रकार के जल निकास का उपयोग लवणों को हटाने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों बी ए वाला, उपसतह जल निकासी और टाइल ड्रेनेज। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि मृदा स्वास्थ्य का भौतिक सूचक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मृदा का भौतिक सूचक कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, बल्क डेंसिटी और मृदा समुच्चय स्थिरता। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि क्षारीय मिट्टी का अपकीर्णन अनुपात कैसा होता है? तो अपकीर्णन अनुपात कैसा होता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, बहुत अधिक होता है और 15 से अधिक होता है, जिसके 15% से अधिक होता है, तो जिसके कारण मिट्टी के कण बिखर जाते हैं और छिद्र बंद हो जाते हैं। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि अम्लीय सल्फेट मिट्टी में किस तत्व की अत्यधिक सांद्रता के कारण धान में ब्रोंजिंग
ताम्र वर्ण रोग या लक्षण दिखाई देते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, आयरन की विषाक्तता। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि लवणीय पानी में सिंचाई करते समय यदि मिट्टी भारी है तो लवणों के जमा होने का खतरा बलुई मिट्टी की तुलना में कैसा हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, कैसा हो जाता है, बहुत अधिक होता है होगा, और क्योंकि भारी मिट्टी में जल निकासी खराब होती है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि सुदूर संवेदन उपग्रहों द्वारा प्राप्त मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजरी का क्या अर्थ है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कई अलग अलग बैंड्स जैसे लाल, हरा, इंफ्रारेड में डेटा मिलना। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि शीशम का उपयोग किस प्रकार की समस्याग्रस्त भूमि के स्थिरीकरण के लिए बड़े पैमाने पर कृषि वानिकी में किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका बी वाला, नदी के किनारे की अपरदित भूमि और बलुई दोमट मिट्टी। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि भूमि क्षमता वर्गीकरण के अनुसार वर्ग फर्स्ट की भूमि का रंग कोड क्या होता है। तो इसका जो है रंग कोड क्या होता है, हरा होता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि शुष्क कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में मिट्टी की सतह पर लवणों के आने की मुख्य भौतिक प्रक्रिया कौन सी होती है। तो मुख्य इसकी भौतिक प्रक्रिया कौन सी होती है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, कोशिका क्रिया वाष्पीकरण के कारण पानी का ऊपर आना और नमक छोड़ जाना। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि क्षारीय मिट्टी का सस्य वैज्ञानिक प्रबंधन करते समय नाइट्रोजन का कौन सा उर्वरक सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि यह कुछ अम्लता पैदा करता है। तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, अमोनियम सल्फेट हो जाएगा। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि मिट्टी के अम्लीकरण को बढ़ावा देने वाला मुख्य नाइट्रोजन उर्वरक कौन सा है यदि उसका लगातार अत्यधिक उपयोग किया जाए। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, अमोनियम सल्फेट और यूरिया हो जाएगा। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जल भराव वाली मिट्टी में वायु संचार सुधारने के लिए कौन सी यांत्रिक विधि अपनाई जाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों, हो जाएगा ए वाला, गहरी जुताई और रिज एंड फरो मेड और कोण प्रणाली बनाना। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि फाइटोरे मेडिएशन में राइजोफिल्ट्रेशन का क्या अर्थ है। तो इसका जो है क्या अर्थ हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, पौधों की जड़ों द्वारा जलीय वातावरण या दूषित पानी से प्रदूषकों को सोखना या अवक्षेपित करना। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि यदि सिंचाई जल का रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट RSC मान 1.25 से 2.5 मेग प्रति लीटर के बीच है तो इस पानी को माना जाता है। तो इस पानी को क्या माना जाता है, सीमांत या संदिग्ध माना जाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि रिमोट सेंसिंग डेटा के डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग DIP का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है, राइट आंसर इसका साथियों हो जाएगा बी वाला, मिट्टी और वनस्पति की विशेषताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए चित्रों की गुणवत्ता और कंट्रास्ट बढ़ाना। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि बहुउद्देशीय वृक्ष प्रजाति नीम मिट्टी के स्वास्थ्य में कैसे सुधार करती है। तो ये कैसे सुधार करती है, राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, पत्तियों के गिरने से कार्बनिक पदार्थ बढ़ा कर और इसमें मौजूद अजाडिरेक्टिन के कारण हानिकारक मृदा जनित कीटों या नेमाटोड को नियंत्रित कर रहा है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि भूमि क्षमता वर्गीकरण के अंतर्गत वर्ग थर्ड की भूमि में खेती करने के लिए क्या आवश्यक है।
तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला सघन और विश्लेषण मृदा संरक्षण पद्धतियाँ जैसे कंटूरिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग अपनाना आवश्यक है, क्योंकि इसमें गंभीर सीमाएं होती हैं। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि सुंदरवन पश्चिम बंगाल के तटीय मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली मिट्टी मुख्य रूप से किस समस्या से ग्रसित है। तो किस समस्या से ग्रसित है? लवणीय और संभावित अम्लीय सल्फेट मिट्टी से ग्रसित है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि लवणीय मृदा को थर्मोडायनामिक रूप से सुधारने के लिए निक्षालन दक्षता किस मिट्टी से सबसे अच्छी होती है? तो किस मिट्टी में सबसे अच्छी होती है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, बलुई या रेतीली दोमट मिट्टी में। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि मिट्टी का वह गुण जो यह निर्धारित करता है कि मिट्टी पानी और हवा को अपने अंदर से कितनी आसानी से गुजरने देती है, क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, ए वाला की मृदा पारगम्यता कहलाती है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि अम्लीय मिट्टी में पोटेंशियल अम्लता कहाँ पाई जाती है? तो पोटेंशियल अम्लता कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, मृदा कोलाइड्स और क्ले कम्प्लेक्स की विनिमय सतह पर सोखे हुए आयनों के रूप में। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे। इसमें पूछा गया है कि लवणीय पानी से प्रभावित खेतों में तनाव को कम करने के लिए बुवाई की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो बुवाई किसमें जो है कौन सी विधि अपनाई जाती है? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, मेड़ या कोण के ढलान या किनारे पर बुवाई करना जहाँ नमक का जमाव सबसे कम हो। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है साथियों कि सुदूर संवेदन में GIS का मुख्य कार्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसमें बी वाला के स्थानिक डेटा का संकलन, भंडारण, विश्लेषण और मानचित्र करना। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि सफ़ेदा के पेड़ों को जलभराव वाले क्षेत्रों में लगाने की तकनीक को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है क्या कहा जाता है? बायो ड्रेनेज, जैविक जल निकासी कहा जाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि भूमि क्षमता वर्ग ये 8वां है, ठीक है। क्लास अर्थ का रंग कोड क्या होता है जो दर्शाता है कि यह कृषि के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित है? तो कैसे प्रतिबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा सी वाला, बैगनी है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में पाई जाने वाली काली मिट्टी में अत्यधिक सिंचाई से कौन सी समस्या तेजी से बढ़ रही है? तो कौन सी समस्या जो है तेजी से बढ़ रही है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, लवणीय और द्वितीयक जलभराव बढ़ रहा है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि मृदा स्वास्थ्य में माइक्रोबियल बायोमास कार्बन अधिक होना क्या दर्शाता है? तो ये अधिक होना क्या दर्शाता है? मिट्टी में जैविक गतिविधियों और सूक्ष्मजीवों की संख्या बहुत अच्छी है, उच्च मृदा स्वास्थ्य को दर्शाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि क्षारीय मिट्टी का ESP एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज निकालने का सही सूत्र क्या है? तो इसका जो है सही सूत्र क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए वाला, ESP एक्सचेंजेबल इंटू Na प्लस इंटू CEC इंटू 100। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे। इसमें पूछा गया है कि चूने की प्रभावशीलता मापने के लिए शुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट का CCE कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स मान कितना माना जाता है? तो इसका मान जो है कितना माना जाता है? 100% मानक संदर्भ माना जाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि मिट्टी के कणों का पानी बहाव के साथ घिसटते हुए नीचे की ओर बहना बिना हवा में उड़े जल क्षरण में क्या कहलाता है? तो जल क्षरण में क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, रिल अपरदन, उथली नालियाँ बनना। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि प्रदूषित मिट्टी में बायो आगमेंटेशन से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो है क्या तात्पर्य है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, मिट्टी में विशिष्ट प्रदूषकों को नष्ट करने वाले बाहरी सूक्ष्मजीवों को कृत्रिम रूप से मिलाना।
फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय दूर संवेदी केंद्र NRSC कहाँ स्थित है, जो भारत में समस्याग्रस्त भूमियों के उपग्रह मानचित्र जारी करता है। तो ये कहाँ स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है। फिर आ जाता है अगला भाग हमारा, ठीक है। इस भाग में पूछा गया है कि मृदा गुणवत्ता और स्वास्थ्य के आधुनिक सिद्धांत। फिर आ जाता है साथियों हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मृदा स्वास्थ्य और जैविक चक्रण का मुख्य जैविक सूचक माना जाता है। तो कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, डिहाइड्रोजिनेज और फास्फेट। फिर आता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि न्यूनतम डेटा सेट का चयन किस कार्य के लिए जाना जाता है। तो किस कार्य के लिए जाना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, गुणवत्ता सूचकांक की गणना को सरल और सटीक बनाने के लिए जाना जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि मृदा स्वास्थ्य में गिरावट का मुख्य भौतिक कारण क्या है। तो इसका जो है मुख्य भौतिक कारण क्या है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, सघन जुताई के कारण मृदा संरचना का टूटना और संघनन। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि भारत में बंजर भूमि के वर्गीकरण के अनुसार रेतीली बंजर भूमि सबसे अधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो सबसे अधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, थार मरुस्थल पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। फिर आ जाता है अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि लवणीय और क्षारीय मृदा के उन्नत सिद्धांत। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है साथियों कि लवणीय मिट्टी को सुधारने के लिए प्रयुक्त लीचिंग फ्रैक्शन का क्या अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, खेत में भरे गए कुल पानी का वह अंश जो लवणों को नीचे ले जाने के लिए जड़ क्षेत्र से बाहर निकल जाता है। तो राइट आंसर इसका जो है ये वाला होगा। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि मिट्टी का पीएच मान जो है 8.5 और ईसी मान जो है >4 और डीएस पर मीटर और ईएसपी >15%। तो हिलगार्ड के वर्गीकरण के अनुसार वह कौन सी मिट्टी होगी। तो ऐसी कौन सी वह मिट्टी होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा सी वाला, लवणीय क्षारीय मृदा हो जाएगी। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि क्षारीय मिट्टी के सुधार में जिप्सम की घुलनशीलता को बढ़ाने के लिए किस प्रकार के पौधों या हरी खाद का उपयोग सहायक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, जो मिट्टी में CO2 और कार्बनिक अम्ल मुक्त करते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि लवणीय मिट्टी की विद्युत चालकता किस तापमान पर मापी और रिपोर्ट की जाती है। तो किस तापमान पर मापी या रिपोर्ट की जाती है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों 25 सेल्सियस मानक तापमान पर। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि चूना युक्त क्षारीय मृदा में जहाँ पहले से CaCO3 मौजूद है, जिप्सम के स्थान पर किसका उपयोग अधिक किफ़ायती और प्रभावी होता है। तो किसका होता है, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, लोहा या तत्वीय गंधक या आयरन पाइराइड, जो मिट्टी के चूने को घुलनशील कैल्शियम में बदल देता है। फिर आ जाता है अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि अम्लीय सल्फेट मृदा की रासायनिकी। तो इसमें आता है पहला क्वेश्चन कि मिट्टी के कोलाइड्स पर सोखे हुए एल्युमिनियम आयनों का जल अपघटन होने पर कौन से आयन मुक्त होते हैं, जो मिट्टी की अम्लता को अत्यधिक बढ़ा देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, H+ आयन। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि अत्यधिक अम्लीय मिट्टी में किस आवश्यक पोषक तत्व का स्थिरीकरण आयरन और एल्युमिनियम की अधिकता के कारण बहुत तेज होता है। तो किसका होता है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, फास्फोरस का होता है। फिर आता है इसमें अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि अम्लीय
अम्लीय सल्फेट मिट्टी में जब जल निकास बहुत तेजी से किया जाता है तो पाइराइट के ऑक्सीकरण से कौन सा पीला पदार्थ सतह पर दिखाई देता है, जिसे जारोसाइट कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, भूसा जैसा पीला बुनियादी प्रकटन। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि अम्लीय मिट्टी के सुधार के लिए प्रयुक्त डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, CaMgCO3 फिर आता है अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि अपर्दित संकुचित और जल भराव वाली मृदा। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि जल क्षरण की वह अवस्था जिसमें खेत में उंगली के आकार की छोटी छोटी नलियाँ बन जाती हैं, जिन्हें सामान्य जुताई से मिटाया जा सकता है, क्या कहलाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, रिल अपर्दन कहलाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि वायु अपर्दन की सतह समर्पण प्रक्रिया में मिट्टी के किस आकार के बड़े कण जमीन पर रेंगते हुए चलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, 0.5 से 2.0 मिलीमीटर। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि मृदा संघनन के कारण मिट्टी के किन छिद्रों की संख्या में सबसे अधिक कमी आती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों, हो जाएगा बी वाला, मैक्रो छिद्र, बृहद छिद्र, वायु छिद्र। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि लंबे समय तक जल भराव रहने से मिट्टी में किस विषैले गैस का संचयन होता है जो जड़ों के श्वसन को पूरी तरह रोक देती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि धान की फसल में जल भराव की स्थिति में नाइट्रोजन के नुकसान को रोकने के लिए यूरिया को किस रूप में या कहाँ देना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, अपक्षयित क्षेत्र में गहराई पर स्थापित करके, जैसे यूरिया सुपर ग्रैन्यूल्स। फिर आ जाता है अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रदूषित मृदा और जैव उपचार की विधियां। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि मिट्टी में कीटनाशकों के लंबे समय तक बने रहने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों बी वाला, मृदा संधारणीयता स्थायित्व। तो फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि फाइटोरेमेडिएशन की वह तकनीक जिसमें पौधे प्रदूषक को अपनी जड़ों से सोखकर हवा में वाष्प के रूप में छोड़ देते हैं, क्या कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है, फाइटोवोलाटिलाइजेशन कहलाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि बायोवेटिंग तकनीक का उपयोग प्रदूषित मिट्टी में किस कार्य के लिए किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी वाला, मिट्टी के नीचे हवा या ऑक्सीजन की नियंत्रित आपूर्ति करके वहाँ मौजूद स्थानीय अवायवीय जीवों की जैविक गतिविधि को बढ़ाना। फिर आ जाता है अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग मिट्टी में क्रोमियम प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। तो कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, चमड़ा शोधन उद्योग माना जाता है। फिर आ जाता है अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि सिंचाई जल की गुणवत्ता सूचकांक और खारे पानी का उपयोग। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि सिंचाई जल की गुणवत्ता में पेरेमेबिलिटी इंडेक्स पारगम्यता सूचकांक PI की गणना किसके द्वारा प्रतिपादित सूत्र से की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा डोनिन हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि यदि सिंचाई जल का सोडियम सोखना अनुपात SAR 10 से कम है तो इसे किस श्रेणी में रखा जाता है। तो इसे किस श्रेणी में रखा जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका ए वाला, कम सोडियम खतरा S1 लो सोडियम हैजार्ड में रखा जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि लवणीय या खारे पानी से सिंचाई करते समय मिट्टी में किस प्रकार के कार्बनिक सुधारक को मिलाने से नमक के हानिकारक प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, अत्यधिक मात्रा में कंपोस्ट, हरी खाद और जिप्सम का संयुक्त प्रयोग। फिर आ जाता है अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि सिंचाई जल में विद्युत चालकता और
कुल घुलनशील लवण के बीच सामान्य संबंध क्या होता है? सामान्य संबंध क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, TdS mg प्रति लीटर अप्रोक्स ECDS प्रति मीटर इंटू 640। फिर आ जाता है इसमें अगला भाग। इसमें पूछा गया है कि सुदूर संवेदन और GIS के तकनीक अनुप्रयोग। इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि उपग्रह चित्रों में पिक्सल का क्या अर्थ होता है? तो पिक्सल का क्या अर्थ होता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, डिजिटल चित्र की सबसे छोटी स्थानिक इकाई। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि मृदा लवणता सूचकांक की गणना के लिए रिमोट सेंसिंग में किन दो मुख्य वेंट्स के परावर्तन का अनुपात लिया जाता है? तो किसका लिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, नीले और लाल या इंफ्रारेड वेंट्स। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि GIS में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डेटा जैसे मृदा प्रकार, भू ढलान या जल तालिका को एक के ऊपर एक रखकर विश्लेषण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, ओवरले विश्लेषण कहा जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि रिमोट सेंसिंग में स्पेक्ट्रल सिग्नेचर का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, विभिन्न तरंगदैर्ध्य पर किसी वस्तु जैसे लवणीय मिट्टी या स्वस्थ पौधों द्वारा प्रकाश का विशिष्ट परावर्तन पैटर्न। फिर आ जाता है अगला भाग हमारा। इसमें पूछा गया है कि बहुउद्देशीय वृक्ष प्रजातियों और वानिकी सुधार। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि ल्यूशेना ल्यूकोशेफेला सबूल की पत्तियों में कौन सा विषैला अमीनो अम्ल पाया जाता है जिसके कारण पशुओं को इसे सीमित मात्रा में खिलाना चाहिए? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, मीमोसिन खिलाया जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि लवणीय और ऊसर भूमि में मेड़ों पर लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फलदार वृक्ष प्रजाति सर्वोत्तम मानी जाती है जो मिट्टी भी सुधारती है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बेर और आंवला। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि बहुउद्देशीय वृक्ष प्रजातियों द्वारा मिट्टी के भौतिक गुणों में सुधार मुख्य रूप से किसके माध्यम से होता है? तो मुख्य रूप से किसके माध्यम से होता है? राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, गहरी मूसला जड़ों द्वारा कड़े पैन को तोड़ने और प्रचुर मात्रा में पत्ती कचरा से ह्यूमस बनाने द्वारा। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, अगला भाग हमारा। इसमें पूछा गया है कि भूमि क्षमता और उपयुक्तता का सूक्ष्म वर्गीकरण। इसमें आ जाता है पहला क्वेश्चन कि भूमि क्षमता वर्गीकरण के उप वर्गों को दर्शाने के लिए किन प्रतीकों का उपयोग किया जाता है जो मुख्य सीमाओं को बताते हैं? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, इरोशन, वेटनेस या सॉइल लिमिटेशन या क्लाइमेट। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है भूमि क्षमता वर्ग 6 की मुख्य सीमा क्या है जिसके कारण इस पर खेती नहीं की जा सकती है? तो इसका मुख्य कारण क्या है कि इस पर खेती नहीं की जा सकती? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये वाला, अत्यधिक तीव्र ढलान, उथली मिट्टी और गंभीर कटाव का खतरा रहता है, इसलिए इस पर खेती नहीं की जा सकती। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि FAO भूमि उपयुक्तता वर्गीकरण लैंड सुइटेबिलिटी में पदानुक्रम का सही क्रम कौन सा है? तो इसका जो है सही क्रम कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, ऑर्डर, राइट थ्रो, क्लास, राइट थ्रो, सब क्लास, राइट थ्रो, यूनिट। फिर आ जाता है अगला भाग हमारा। इसमें पूछा गया है कि भूमि क्षमता वर्गीकरण के नक्शे पर वर्ग 7 को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो वर्ग 7 को जो है किस रंग से दर्शाया जाता है? कत्थई या भूरा रंग से दर्शाया जाता है। फिर आ जाता है अगला भाग हमारा। इसमें पूछा गया है कि विभिन्न कृषि पारिस्थितिकी प्रणालियों के तहत समस्याग्रस्त मृदा। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के दक्कन के पठार कृषि पारिस्थितिकी तंत्र की प्रमुख मृदा समस्या क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, काली मिट्टी में उथलापन, शुष्कता और कोण अपर्दन। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि नर्मदा और तापी कमान क्षेत्रों में
अत्यधिक सिंचाई के कारण ब्लैक कॉटन मिट्टी में कौन सी भौतिक समस्या उत्पन्न हो गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथी हो जाएगा जल भराव और सेकेंडरी सेलिनाइजेशन, द्वितीयक लवणीकरण। फिर आ जाता है अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि पहाड़ी कृषि पारिस्थितिकी प्रणाली में सीढ़ीदार खेत बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला ढलान की लंबाई को कम करके जल के वेग और मिट्टी के कटाव को रोकना। फिर आ जाता है अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि पाठ्यक्रम पर आधारित व्यवहारिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है कि सोडियम मिट्टी में सुधार के लिए जिप्सम की मात्रा की गणना करने के लिए किस प्रयोगशाला उपकरण का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? फ्लेम फोटोमीटर सोडियम मापने के लिए किया जाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि लवणीय मिट्टी को साफ करने के बाद पुनः लवणों के जमाव को रोकने के लिए फसलों की कटाई के बाद खेत को खाली छोड़ने के बजाय क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला पलवार का उपयोग करना या लगातार सघन फसल चक्र अपनाना। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि भारतीय मृदा जस्ते की कमी सबसे अधिक किस प्रकार की समस्याग्रस्त मिट्टी में देखी जाती है? तो किस प्रकार की मिट्टी में सबसे अधिक देखी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला अत्यधिक क्षारीय और चूना युक्त मिट्टी में देखी जाती है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि मिट्टी के कणाकार वर्गीकरण में सिल्ट कणों का अंतरराष्ट्रीय आकार क्या होता है? तो अंतरराष्ट्रीय आकार क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों वो हो जाएगा 0.02 से 0.002 मिलीमीटर होता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जल भराव वाली मिट्टी में मैग्नीज की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें जो है क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ए वाला Mn4+ का Mn2+ घुलनशील रूप में अपचयन होने से इसकी उपलब्धता और विषाक्तता बढ़ सकती है या बढ़ जाती है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि अम्लीय मिट्टी में विनिमयशील अम्लता का मुख्य रूप से किस तत्व के आयनों के कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला एल्युमिनियम और हाइड्रोजन जो कोलाइड्स पर मजबूती से बंधे होते हैं। फिर आ जाता है अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रदूषित मिट्टी के उपचार की वह विधि जिसमें पौधों की जड़ों के आसपास के सूक्ष्मजीवों की गतिविधि को बढ़ाकर प्रदूषकों का अपघटन तेज किया जाता है कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला राइजोडिग्रेशन कहलाती है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि सिंचाई जल में सोडियम शोधन अनुपात SAR की गणना में नीचे विभाजित भागों में किस मान का वर्गमूल लिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका ए वाला SQRT Ca2+ Mg2+2। ठीक है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि रिमोट सेंसिंग डेटा में रास्टर डेटा किसे प्रदर्शित करता है? तो किसे प्रदर्शित करता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए वाला ग्रिड कोशिकाओं के रूप में सतत डेटा को प्रदर्शित करता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुउद्देशीय वृक्ष MPT शुष्क क्षेत्रों में ईंधन चारा और मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए मरुस्थल का राजा कहा जाता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ए वाला। राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों ए वाला प्रोसोपाइस साइनेरेरिया खेजड़ी। फिर आ जाता है अगला भाग हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, इसमें पूछा गया है कि भूमि क्षमता वर्ग सेकेंड को नक्शे पर किस रंग से रंगा जाता है? तो किस रंग से रंगा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला पीला रंगा जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि अर्ध शुष्क क्षेत्रों में किस फसल पद्धति को अपनाकर मृदा अपरदन और लवणता के प्रभाव को प्रबंधित किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी वाला अंतर सफल खेती और अनाज दलहन फसल चक्र। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि चूने की आवश्यकता का आकलन करने के लिए मिट्टी के pH में परिवर्तन के साथ बफर विलयन के
पीएच में आई गिरावट को मापा जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ए वाला, बफरिंग क्षमता कहा जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि क्षारीय मिट्टी का तंग छिद्र विन्यास और पानी का न रिसना मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो मुख्य रूप से ये किसके कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, सोडियम आयनों द्वारा मिट्टी के क्ले कणों का अपकीर्णन करके छिद्रों को ब्लॉक करने के कारण होता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जल भराव वाली मिट्टी में लोहे की अत्यधिक प्रचुरता के कारण धान की पत्तियों का रंग कैसा हो जाता है? तो कैसा हो जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, कत्थई या तांबे जैसा हो जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि मिट्टी में पाए जाने वाले कवक आमतौर पर किस पीएच रेंज में सबसे अधिक सक्रिय और प्रभावी होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, हल्के से अत्यधिक अम्लीय, पीएच 5.0 से 6.5 होता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि भारी धातुओं से प्रदूषित मिट्टी के उपचार के लिए जैव चार का उपयोग किस रूप में कार्य करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, भारी धातुओं को सोख कर उन्हें मिट्टी में स्थिर और घुलनशील बना देता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि सिंचाई जल की गुणवत्ता मानकों में बोरान की विषाक्तता सबसे पहले पौधों के किस भाग पर दिखाई देती है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ए वाला, पुरानी पत्तियों के किनारों और युक्तियों का झुलसना। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि सुदूर संवेदन जीपीएस का मुख्य उपयोग समस्याग्रस्त मृदा सर्वेक्षण में क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, नमूना एकत्र करने के स्थान का सटीक अक्षांश और देशांतर रिकॉर्ड करना। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि क्षारीय और बंजर भूमियों के जैविक सुधार के लिए किस घास प्रजाति को लगाने की सिफारिश की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, करनाल घास और ब्रेचेरा। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि भूमि क्षमता वर्ग थर्ड को नक्शे पर किस रंग से दर्शाया जाता है? तो किस रंग से दर्शाया जाता है? गहरा लाल रंग से दर्शाया जाता है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, गहरा लाल नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा डी वाला, गहरा नीला या माध्यम पीला, गुलाबी की जगह पर गहरा पीला होता है। ठीक है, डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि भारत के तटीय जलोढ़ कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में मानसून के बाद मिट्टी में लवणता क्यों बढ़ जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, उच्च वाष्पीकरण और खारे भूजल के कोशिका क्रिया द्वारा ऊपर आने के कारण। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि उच्च वाष्पीकरण और खारे भूजल के केशिका क्रिया द्वारा ऊपर आने के कारण। तो फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जिप्सम की शुद्धता जांचने के लिए उसमें मुख्य रूप से किसकी मात्रा विश्लेषण किया जाता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, कैल्शियम सल्फेट की शुद्धता प्रतिशत। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि अम्लीय मिट्टी में चूना लगाने के बाद मिट्टी के पीएच में वृद्धि होने से किस मुख्य पोषक तत्व की उपलब्धता अचानक बढ़ जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, फास्फोरस और मोलिब्डेनम। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि वायु अपरदन की निलंबन प्रक्रिया में कणों का व्यास आमतौर पर कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए वाला, लेस देन 0.1 मिलीमीटर, अत्यधिक महीन कण। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि मिट्टी के अत्यधिक संघनित होने से मिट्टी की पोरोसिटी सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों ये वाला, कुल सांद्रता घटती है, विशेषकर वायु छिद्र की। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जल भराव वाली मिट्टी में सूक्ष्म जीवों द्वारा सल्फेट का अपचयन होने से कौन सी सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस बनती है? तो कौन सी बनती है? राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, हाइड्रोजन सल्फाइड बनती है।
फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रदूषित मिट्टी से भारी धातुओं को हटाने के लिए फाइटो स्टेबिलाईजेशन में पौधों का मुख्य कार्य क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों, हो जाएगा ये वाला, धातुओं को जड़ों के आसपास की मिट्टी में ही स्थिर कर देना ताकि वे पौधों के ऊपरी हिस्सों में न जाएं और न ही जल में बहें। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि सिंचाई जल के वर्गीकरण में S2 वर्ग क्या दर्शाता है। तो S2 वर्ग क्या दर्शाता है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, मध्यम सोडियम खतरा दर्शाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि सुदूर संवेदन में इंफ्रारेड तरंगों का उपयोग मुख्य रूप से मिट्टी के किस गुण को जानने के लिए किया जाता है। तो मिट्टी के किस गुण को जानने के लिए मुख्य रूप से किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, मिट्टी की नमी और सतह पर लवणों का जमाव को जानने के लिए किया जाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि विशेष विश्लेषणात्मक प्रश्न। तो इसमें आ जाता है पहला क्वेश्चन हमारा कि कैशुरिना एस्क्यूसेटिफोलिया वृक्ष अपनी जड़ों में किसके साथ सहजीवन करके नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है जो लवणीय तटीय मिट्टी के लिए उपयोगी है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, एक एक्टिनोमाई सीट या फ्रैंकिया। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि भूमि क्षमता वर्गीकरण के तहत वर्ग 5 की भूमि पर खेती न करने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, बार बार आने वाली बाढ़, अत्यधिक पथरीलापन या जल भराव जैसी स्थायी भौतिक सीमाएं जिन्हें आसानी से सुधार नहीं किया जा सकता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि लवणीय और क्षारीय भूमियों के प्रबंधन में सतही जल निकासी का पहला चरण क्या होना चाहिए। तो इसका जो है पहला चरण क्या होना चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, खेतों के चारों ओर निकास नालियाँ बनाना ताकि अतिरिक्त पानी आसानी से बाहर निकले। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि मिट्टी में चूने की आवश्यकता मुख्य रूप से मिट्टी के किस गुण पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा मिट्टी के pH और उसकी बफरिंग क्षमता, जैसे क्ले और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा दोनों पर हो। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि सोडियम मिट्टी का विनिमयशील सोडियम प्रतिशत और सोडियम सोखना अनुपात के बीच कैसा संबंध होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ये वाला, दोनों में सीधा और अत्यधिक धनात्मक संबंध होता है, एक बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए फसल चक्र में किस प्रकार की फसलों को शामिल करना अनिवार्य माना जाता है। तो किस प्रकार की फसलों को शामिल करना अनिवार्य माना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, दलहनी फसलें जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं और जैविक पदार्थ बढ़ाती हैं। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि प्रदूषित मिट्टी में जैव उपचार के दौरान सूक्ष्म जीवों के विकास को तेज करने के लिए मिट्टी में अलग से पोषक तत्व जैसे N और P मिलाने की प्रक्रिया कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, बायो स्टिमुलेशन। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है साथियों कि सिंचाई जल में अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट का मान यदि 2.5 से बड़ा हो, ठीक है, 2.5 से बड़ा हो तो मेग प्रति लीटर है, तो इस पानी के उपयोग से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मिट्टी पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है, मिट्टी तेज़ी से सोडिक या क्षारीय में बदल जाएगी और उसकी भौतिक संरचना नष्ट हो जाएगी। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS में वेक्टर डेटा को किन रूपों में प्रदर्शित किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, बिंदु, रेखाएं और बहुभुज के रूप में। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि एल्नुस नेपालनिसिस उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों का एक बहुउद्देशीय वृक्ष
का उपयोग किस प्रकार की मिट्टी के सुधार के लिए किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका बी वाला, पहाड़ी अम्लीय और क्षरण प्रभावित मिट्टी। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि भूमि क्षमता वर्ग 4 की भूमि का रंग कोड क्या होता है? तो कैसा होता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा गुलाबी या कत्थई। ये पहले पूछ भी चुका है इस क्वेश्चन को, ठीक है, ये दोबारा से क्वेश्चन आया है इसमें। तो फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि अर्धशुष्क क्षेत्रों में नहरों के किनारे पर जल रिसाव के कारण उत्पन्न होने वाली जुड़ाव समस्याओं को क्या कहा जाता है? जल भराव या लवणीय कहा जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए किस प्रयोगशाला विधि का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो किसका जो है सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए वाला हो जाएगा, वाल्की और ब्लैक विधि का उपयोग किया जाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि लवणीय मिट्टी की संरचना सुधारने के लिए सबसे प्रभावी प्राकृतिक प्रक्रिया कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी वाला, पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद मिलाने और मिट्टी के कणों का स्वतः जमाव होने देना। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि अम्लीय सल्फेट मिट्टी का पीएच मान बहुत कम होने का मुख्य कारण किस आयन की अत्यधिक प्रचुरता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा H+SO4+2 माइनस सल्फ्यूरिक अम्ल के टूटने से। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जल क्षरण के कारण बनने वाले बड़े खंडों के सुधार के लिए कौन सी यांत्रिक संरचना बनाई जाती है? तो इसके लिए कौन सी यांत्रिक संरचना जो है बनाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ए वाला, चेक डैम और गली प्लग बनाया जाता है। ये क्या है, 285 के बाद 266 आ गया है। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है साथियों कि मिट्टी के संघनन को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है जो मिट्टी के कड़ेपन को बताता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों वो हो जाएगा पेनेट्रोमीटर। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जलभराव वाली मिट्टी में किस गैस का उत्सर्जन सबसे अधिक होता है जो एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस भी है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ए वाला, मीथेन हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, जिसमें पूछा गया है कि भारी धातुओं से प्रदूषित मिट्टी के जैव उपचार में प्रयुक्त माइको रेमेडिएशन में किसका उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला, कवक या मशरूम का उपयोग किया जाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि अमेरिकी लवणता प्रयोगशाला के अनुसार मध्यम लवणीय सिंचाई जल को किस प्रतीक से दर्शाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, C2। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है साथियों कि डिजिटल मृदा मानचित्रण में प्रयुक्त DEM का पूर्ण रूप क्या है जो ढलान और जल भराव की स्थिति का विश्लेषण करता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए वाला, डिजिटल एलिवेशन मोड फर्स्ट, ठीक है, डिजिटल एलिवेशन मोड फर्स्ट। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि एकेशिया टोरिलिस इजरायली बबूल का मुख्य उपयोग किस प्रकार की समस्याग्रस्त भूमि के प्रबंधन में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों वो हो जाएगा बी वाला, मरुस्थलीय रेतीले टीलों का स्थिरीकरण और वायु अपरदन नियंत्रण में। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि भूमि क्षमता वर्गीकरण के तहत वर्ग फर्स्ट की भूमि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? राइट आंसर इसका साथियों हो जाएगा वो हो जाएगा ए वाला, इसमें बहुत कम सीमाएं होती हैं और यह सभी प्रकार की फसलों के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि भारत में इंडो गंगा मैदान के भागों में पाई जाने वाली लवणीय क्षारीय मिट्टी को सुधारने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा चलाए गए बड़े कार्यक्रमों के मुख्य रूप से क्या वितरित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला, सब्सिडी पर जिप्सम और ड्रेनेज कीट। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि मृदा स्वास्थ्य का रासायनिक सूचक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसमें जो है कौन सा सूचक नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा सी वाला, मृदा कणाकार।
फिर आ जाता है इसमें जो है दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि मिट्टी में लवणीकरण की प्रक्रिया तब बहुत तेज हो जाती है जब जल तालिका ज़मीन की सतह से कितने नीचे आ जाती है। तो कितने नीचे आ जाती है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, लेस देन 1.5 से 2 मीटर क्रिटिकल वाटर लेवल। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि चूने की शुद्धता और प्रभावशीलता उसकी किस भौतिक विशेषता पर भी अत्यधिक निर्भर करती है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ए वाला, चूने के कणों के महीनपन पर निर्भर करती है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जल क्षरण का वह प्रकार जिसमें मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत पूरी तरह का एक चादर की तरह बह जाती है, पूरी तरह से एक चादर की तरह बह जाती है, जो किसान को तुरंत दिखाई नहीं देती है, कहलाती है। तो यह क्या कहलाती है, परत अपरदन कहलाती है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि मिट्टी में प्रदूषकों के जैव उपचार की सफलता मुख्य रूप से किस कारक पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा उपयुक्त तो सभी पर, प्रदूषक की प्रकृति और उसकी जैव उपलब्धता पर, और मिट्टी के तापमान और नमी पर, और उपयुक्त सूक्ष्मजीवों की उपस्थिति पर। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि सिंचाई जल में सोडियम सोखना अनुपात का मान यदि ग्रेटर देन 26 है तो इसे किस वर्ग में रखा जाता है, जो फसलों के लिए अत्यधिक खतरनाक माना जाता है। राइट आंसर इसका साथी हो जाएगा, वो हो जाएगा डी वाला, S4 अत्यधिक उच्च सोडियम खतरा। फिर आ जाता है साथियों अगला भाग हमारा, तो इस भाग में पूछा गया है कि उन्नत मृदा भौतिक और कोलाइडल रासायनिकी। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि मिट्टी के कोलाइडस पर धनायनों के सोखने की शक्ति का घटता हुआ सही क्रम क्या है। तो इसका जो है सही क्रम क्या है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए वाला, Al3Ca2+ Mg2+ और K+Na+। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि मिट्टी के क्ले खनिज मोटमोरिलोनाइट में किस प्रकार के क्रिस्टल संरचना पाई जाती है, किस प्रकार की क्रिस्टल संरचना पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, 0.2:1 प्रकार की की संरचना पाई जाती है और फैलने वाली संरचना पाई जाती है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि संतृप्त मृदा में जल प्रवाह को नियंत्रित करने वाला मुख्य नियम कौन सा है। तो इसका जो है मुख्य नियम कौन सा है, डार्सी का नियम है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जब लवणीय मिट्टी से लवणों को पानी द्वारा नीचे धोया जाता है लेकिन वहाँ से विनिमयशील सोडियम नहीं हटता है तो वह मिट्टी किस में बदल जाती है। तो वह मिट्टी किस में बदलती है, शुद्ध क्षारीय या सोडियम मिट्टी में बदल जाती है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि सफ़ेद ऊसर और काला ऊसर क्रमशः किन मिट्टियों के पारंपरिक नाम हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, लवणीय और क्षारीय मिट्टी। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि लवणीय मिट्टी की तुलना में क्षारीय मिट्टी का हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी बहुत कम होने का मुख्य कारण क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, सोडियम के कारण मिट्टी के कणों का डिफ्लाकुलेशन होना। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि अत्यधिक क्षारीय मिट्टी में फास्फोरस मुख्य रूप से किस रूप में स्थिर हो जाता है जिससे पौधे उसे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो किस में ग्रहण हो जाता है, राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट में हो जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि मिट्टी का pH मान 7 से घट करके 5 होने पर मिट्टी के घोल H+ आयनों की सांद्रता कितनी गुना बढ़ जाती है। तो कितनी गुना बढ़ जाती है, 100 गुना बढ़ जाती है। फिर आ जाता है अगला भाग, इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन कारक किसे प्रदर्शित करता है। तो ये इक्वेशन कारक जो है किसे प्रदर्शित करता है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका मृदा अपरदनीयता या मिट्टी की कटने की संवेदनशीलता को दर्शाता है।
तो ये जो है USLE A इक्वल R इंटू K इंटू L इंटू S इंटू C इंटू P में K। ठीक है, फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि वायु अपर्दन के दौरान साल्टेशन उत्परिवर्तन प्रक्रिया में मिट्टी के कण किस प्रकार की गति करते हैं। तो किस प्रकार की गति करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों, वो हो जाएगा सी वाला, हवा में उछलते और कूदते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि धान के खेतों में नाइट्रोजन और अमोनिया गैस के रूप में उड़ने से रोकने के लिए किस रसायन का उपयोग यूरिया इनहिबिटर के रूप में किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, NBPT। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान CSSRI मुख्य रूप से कहाँ स्थित है, जो समस्याग्रस्त मिट्टी पर शोध करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों, हो जाएगा बी वाला, करनाल, हरियाणा। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि मिट्टी के सल्फेट अपचयन क्षेत्र में बनने वाला आयरन सल्फाइड मिट्टी को कैसा रंग प्रदान करता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, गहरा काला या नीला धूसर का रंग प्रदान करता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि कृषि वानिकी में एली क्रॉपिंग का क्या अर्थ है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, पेड़ों की कतारों के बीच खुली जगह या गलियारे में फसलें उगाना। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि भूमि क्षमता वर्गीकरण में किस वर्ग से आगे की भूमि क्लास 5 और क्लास 8 फसलों की खेती के लिए पूरी तरह अनुपयुक्त मानी जाती है। तो वर्ग 5 की। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि लवणीय पानी में प्रभावित क्षेत्रों में जिप्सम ब्लॉक का उपयोग प्रयोगशाला या खेत में किस कार्य के लिए किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, मृदा नमी क्षमता की निगरानी के लिए। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि GIS तकनीक में स्पेशियल डेटा का क्या तात्पर्य है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ए वाला, वह डाटा जिसमें भौगोलिक स्थिति में निर्देशांक होता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि अम्लीय मृदा में सक्रिय अम्लता किसे कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, जो मृदा घोल में उपस्थित मुक्त आयनों के कारण होती है, H+ आयनों के कारण होती है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि भारी धातुओं जैसे कैडमियम लेड से प्रदूषित मिट्टी में पौधों द्वारा इन धातुओं को सोखकर अपने तनों और पत्तियों में भारी मात्रा में जमा करने की क्षमता को क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों, ए वाला, हाइपर एक्यूमुलेशन कहा जाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि सिंचाई जल के मापन में RSC की गणना का सही सूत्र क्या है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ए वाला, RSC इक्वल CO3 स्क्वायर माइनस प्लस HCO3 माइनस Ca2 प्लस Mg2 फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि रिमोट सेंसिंग में NDVI का उपयोग समस्याग्रस्त क्षेत्रों में क्यों जानने के लिए किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बी वाला, वनस्पति का स्वास्थ्य और हरापन। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि शीशम किस प्रकार की समस्याग्रस्त भूमि की मेढ़ों या कृषि वानिकी के लिए अत्यधिक सहनशील और उपयुक्त वृक्ष है। तो राइट आंसर इसका साथी हो जाएगा बी वाला, हल्की लवणीय, शुष्क और बलुई दोमट मिट्टी के लिए। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि भूमि क्षमता वर्ग फर्स्ट को नक्शे पर किस विशिष्ट रंग कोड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हरा। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में क्रिस्टिंग ऊपरी पपड़ी जमाने की समस्या को रोकने के लिए किस रासायनिक सुधार का उपयोग किया जाता है जो मिट्टी के कणों को आपस में बांधता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, जिप्सम या पॉलीएक्रिलामाइड। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि धान गेहूं फसल चक्र वाले क्षेत्रों में अत्यधिक गहरी और बार बार जुताई करने से भूमि के नीचे किस भौतिक समस्या का निर्माण होता है। तो किस भौतिक समस्या का निर्माण होता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, हार्ड पैन या कस्ता स्तर बनना।
फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन। आगे के जो भी क्वेश्चन दोस्तों रह जाते हैं, ये लोग जो है, ये क्वेश्चन जो है 25 क्वेश्चन आगे आपके बचते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग जो खुद से पढ़ लेना, ठीक है। PDF आज शाम तक जो है आप लोगों को मिल जाएगी और आप लोग जो है पढ़ सकते हैं। और जो भी ये क्वेश्चन है, ये इसलिए हम ऐसे धीरे धीरे चला करके दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी आने वाले समय में हो सकता है PDF ना रहे, ठीक है। PDF नहीं रहेगी तब भी वीडियो तो है, वीडियो से आराम से स्क्रॉल स्पीड को स्लो करके आराम से आप लोग जो है लिख सकते हैं, ठीक है। ये 50 तक यहाँ तक हो जा रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर से 301 से फिर से शुरू हो गया है, तो ये जो है ये डबल कॉपी हो गया है। तो डबल कॉपी को आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ 350 तक ही पढ़ना है, ठीक है। तो 350 तक चलते हैं लास्ट में। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी, और स्पेशल में आप लोगों का कमेंट जो है देखा जाएगा, ठीक है, अगर आप लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो। और दोस्तों के पास अगर वीडियो को शेयर नहीं किया है तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन उनके पास भी पहुंचेगी, और वीडियो का आनंद जो है वो भी लोग ले सकेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।